हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज आशा किराड़िया। आपकी क्लास सोशल साइंस में। सोशल साइंस में आपने अभी तक हिस्ट्री के बारे में और हिस्ट्री के 2-3 पॉइंट क्लियर किए थे। उसके बाद में ज्योग्राफी में 2-3 पॉइंट क्लियर किए थे। अब पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, क्योंकि सोशल साइंस का जो एरिया है पूरे सिलेबस को कवर करता है। सोशल साइंस में जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरे होल सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। जो इसके अंदर सोशल साइंस क्या नाम से राजनीति शास्त्र और इतिहास और वो जो भूगोल वगैरह है सारी आ जाती है। तो इसको टॉपिक बाय टॉपिक अपन देख लेते हैं, ताकि न तो आप बोर होंगे और इसको पढ़ने में भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को। तो पॉलिटिकल साइंस का हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है, भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं है। भारतीय संविधान जो कि भारत का संविधान है, जो भारत के नियम कायदे हैं जिसके अनुसार भारतीय लोगों के ऊपर शासन किए जाते हैं शासकों के द्वारा, और यहाँ की जो राज व्यवस्था है उसको बनाई जाती है। क्योंकि यहाँ की जो राज व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है और जनता के द्वारा ही यहाँ के जो भी शासक होते हैं उनको चुने जाते हैं, ताकि व्यवस्था को इस तरीके से चलाइए जिससे कि हमारे लोकतंत्र में सफलता मिले, हमारे लोकतंत्र सफल हो सके। इसमें देखो कि सबसे पहले भारतीय संविधान। तो संविधान किसे कहते हैं? संविधान होता है विधान, विधान से युक्त, संविधान यानी विधान से युक्त, नियमों कायदों से युक्त। अब नियमों कायदों को कुछ लोगों की विशिष्ट संस्था होती है जो कि जनता के द्वारा ही बनाए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं या चुने जाते हैं वे लोग, और उनको उनके द्वारा जो कि अलग अलग देशों के संविधान होते हैं या नियम कायदे होते हैं जिनके द्वारा उन देशों का शासन चलाया जाता है। तो उन सभी देशों के शासन को देख के उनसे अच्छी बातों ग्रहण करके भारतीय संविधान को बनाया गया है। अब भारतीय संविधान को नियम कायदे ये सब चलाते हैं, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम? संविधान कहेंगे, जिससे किसी देश के ऊपर शासन संचालन किया जाता है। तो इसमें व्यक्तियों का वह समूह, संविधान सभा, संविधान तो ये हो गया। और संविधान सभा क्या होती है? संविधान सभा होती है कि व्यक्तियों का वह समूह, जिसमें व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करके, विभिन्न देशों के यानी अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया जाता है इन लोगों के द्वारा, और शासन चलाने के लिए नियम और कायदों का या नियम और कानूनों का निर्माण किया जाता है। वही क्या है? संविधान सभा है। हमारी भारतीय संविधान सभा की ये विशेषता है कि अलग अलग देशों की अलग अलग अच्छी अच्छी बातों को हमने ग्रहण किया है। जैसे आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, और भी अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें हमने ग्रहण की है। तो इसमें जो भारतीय जो संविधान सभा है, उसमें संविधान के लिए सबसे पहले किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। कब कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने मांग रखी थी 1895 में, स्वराज्य की उन्होंने मांग की थी। अपनी एक बुक थी, उसके अंदर उसने अपने स्वराज्य के प्रस्ताव को रखा था। इसके बाद की थी जो लिखित रूप में किया था, वो किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। लिखित रूप में संविधान का प्रयोग या स्वराज्य का प्रयोग किया था, वो किया था दयानंद सरस्वती ने। और कांग्रेस के मंच पर, कांग्रेस का जो मंच था, जो उस पे अपने जो विचारों को प्रकट किया था 1906 में किया था डीबीएन ने। डीबीएन कौन थे? दादा भाई नौरोजी। डीबीएन मीन्स क्या होता है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले संविधान का जो विचार था कि भाई संविधान सभा बननी चाहिए, कुछ लोगों के द्वारा चुने जाने चाहिए कुछ लोगों को, जाके वो अपने देश का संचालन सुचारू रूप से हो सके। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के बाद की ये व्यवस्था थी। तो इसमें लेकिन इन सबों ने अपने अपने प्रयास किए थे, और इसी प्रयास के दौरान संविधान सभा के जो गठन का श्रेय है, संविधान सभा बनानी चाहिए, ये जो श्रेय जाता है वो जाता है मानवेंद्र रॉय को। किसको जाता है? मानवेंद्र रॉय को जाता है। अब देखिए, संविधान सभा के बारे में अलग अलग लोगों ने, अलग अलग राजनीतिज्ञों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। जिसमें एक था कि चलायमान राष्ट्र, संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चलायमान राष्ट्र की संज्ञा संविधान सभा को किसके द्वारा दी गई है? तो हमारा आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब इसमें सेकंड है कि हिंदुओं का शासन संगठन। तो जो ब्रिटेन के थे एक पर्सन, उन्होंने क्या कहा था? ब्रिटेन के उस टाइम के राजनीतिज्ञ थे ये भी, तो उन्होंने क्या कहा था? विंस्टन चर्चिल, कि ये तो क्या है? संविधान हिंदुओं का एक संगठन है। क्या है? एक हिंदुओं का संगठन है। कौन सा? संविधान क्या है? एक हिंदुओं का संगठन है। अब देखिए, संविधान सभा के बारे में इन लोगों ने प्रयास किया है। तो संविधान सभा के प्रारूप बने
और प्रारूप के तहत जिन जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, बाल गंगाधर तिलक है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, हमारे दादा भाई नौरोजी है, महात्मा गांधी जी, इन सभी ने मिलकर अपने अपने प्रयासों से संविधान सभा का गठन किया। अब इसकी पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। कौन थे सच्चिदानंद सिन्हा? अस्थायी सदस्य थे इसके संविधान सभा के, जो कि फर्स्ट बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को। अब देखिए सेकंड बैठक को भी 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक हुई थी संविधान सभा की, और जो उसके अध्यक्ष बने थे वो स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष थे यानी परमानेंट अध्यक्ष थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तो फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। अब थर्ड और हुई थी, थर्ड भी हुई थी, फोर्थ भी हुई थी, यानी लगातार संविधान सभा के कुल टोटल 12 बैठकें हुई थी। 12 बैठकों के बाद में संविधान सभा का निर्माण हुआ था, उसे अंतिम रूप दिया गया था। अब इसका जो संवैधानिक सलाहकार किसे माना जाता है? बी एन रॉय को। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते कंपटीशन एग्जाम में ये लगातार इनसे क्वेश्चन बन के वीकनेस है दे देते हैं। तो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो बी एन रॉय। कौन थे? बी एन रॉय। याद रखने वाली बात है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? बी एन रॉय। अब प्रारूप समिति, संविधान सभा का प्रारूप कैसा होना चाहिए, कितने उसमें सदस्य होने चाहिए, कब कब उनकी बैठकें होनी चाहिए, क्या इसमें डिसाइड किया जाना चाहिए, ये सभी जो प्रारूप बनाते हैं उसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय गीत है वो चुना गया था, सिलेक्ट किया गया था, निर्धारित किया गया था। कौन सा था राष्ट्रीय गान? जन गण मन, जो हम स्कूलों में लगातार रोजाना ही गाया जाता है, प्रतिदिन उसका गान किया जाता है, वो कौन सा है? राष्ट्रीय गान। और उसको संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। कब मिली थी? 24 जनवरी 1950 को मिली थी। इसी तरह हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा बन गया? वंदे मातरम। कौन सा बन गया? वंदे मातरम। वंदे मातरम। जनगण मन तो लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, सभी जानते इस बात को, और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। अब आगे नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि संविधान सभा को फैजपुर अधिवेशन में, संविधान सभा को अंतिम रूप से जो मूल रूप दिया गया था वो अंतिम रूप से किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कौन से अधिवेशन में दिया था? फैजपुर अधिवेशन में। तो हमारा क्वेश्चन बन सकता है, आया हुआ भी हुई है कंपटीशन एग्जाम में, कि फैजपुर किस अधिवेशन में संविधान सभा को अंतिम रूप या मूल रूप दिया गया था, मूर्त रूप दिया गया? तो हमारा क्या आएगा आंसर? फैजपुर अधिवेशन में। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखिए, मूल संविधान में हम देखते हैं कि क्या है, कितने अनुच्छेद है, कितने इसके अध्याय हैं, कितने इसमें अनुसूचियां हैं। तो मूल अध्याय में तो हमारे क्या है? 395 तो अनुच्छेद है। कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। और 22 भाग है। कितने हैं? 22 भाग के दो या फिर 22 अध्याय के दो, एक ही बात है। और अनुसूचियां कितनी है इसमें? 8 अनुसूचियां हैं। तो ये तो बात हुई थी मूल संविधान की। कौन से संविधान की? जो कि निर्मित किया गया था। अब है इसमें वर्तमान में कितनी है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, अध्याय कितने हैं, या अनुसूचियां कितनी हैं? तो इसमें 25 तो अध्याय है वर्तमान में, जो इसमें संशोधित किया गया था संविधान में संशोधनों के बाद में इसमें कुल जोड़े गए हैं अध्याय, वो 25 हो गए हैं। कितने हो गए? 25 अध्याय हो गए हैं। और 448 क्या हो गए? अनुच्छेद हो गए। अनुच्छेदों की संख्या भी बढ़ गई और 448 अनुच्छेद हो गए हैं। अब इसमें अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूचियां 12 हो गई है। कितनी अनुसूचियां हो गई अपने? 12 हो गई। पहले कितनी थी? 8 थी। अब वर्तमान में कितनी है? 12 है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी में अपना टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। वर्तमान में कितनी अध्याय है? 25 अध्याय हो गए, 448 अनुच्छेद हो गए और 12 अनुसूचियां हो गई। ये तो थी हमारे संविधान के बारे में, संविधान कैसे बना था, क्या इसमें कब कब इसमें बैठकें हुई थी, कौन कौन उसके अध्यक्ष थे। अब ये संविधान सभा की विशेषताएं क्या है? तो
हमारा संविधान है भारत का सबसे लिखित संविधान है और सबसे विस्तृत संविधान है। विस्तृत क्यों है? लिखित तो है ही है, क्योंकि हमने अन्य देशों से इसको ग्रहण किया है और लिखित रूप में प्रमाणित किया है कि ये फैक्ट इसमें है, ये अनुच्छेद इसमें है, ये भाग, ये अध्याय इसमें शामिल किए गए हैं। लिखित तो ये हो गया। देन उसके बाद में निर्मित भी है और विस्तृत भी है। निर्मित, लिखित के साथ ही निर्मित हो गया कि इसको निर्माण किया गया है, बनाया गया है। सेकंड है कि संसार का सबसे बड़ा या विस्तृत संविधान है, ये इसकी सेकंड विशेषता है। तो हम देखते हैं कि जब भी हम अलग अलग संविधानों से लिए गए हैं, अलग अलग संविधानों की अच्छी अच्छी बातों का हमने ग्रहण किया है, तो भारतीय संविधान बहुत बड़ा हो गया, विस्तृत हो गया। और भारतीय संविधान की जो परिस्थितियां हैं भारत देश की, उसके अनुसार हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके नियम कायदे बने हुए हैं। तो ये क्या हो गया? विस्तृत हो गया, बड़ा हो गया। देन तीसरा पॉइंट है लोक प्रभुता पर आधारित। लोक प्रभुता पर आधारित कैसे है? हमारा जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा ही बनाया जाता है। महात्मा गांधी ने 1922 में ये बात कही भी थी कि जो भारत का संविधान होगा, भारत का संविधान होगा, वो कैसा होगा? भारतीयों के द्वारा होगा। भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा होगा। किसने कहा था ये? 1922 में कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने, कि जो भारत का संविधान होगा वो भारतीयों द्वारा निर्मित होगा। इस तरह से क्या है? लोकतंत्र या लोक प्रभुता पर आधारित संविधान है, क्योंकि हमारा जो संविधान है जनता ही इसमें वोट करती है, जनता ही अपने शासक को चुनती है। तो इस तरह ये क्या है? लोग जनता की भलाई के लिए है, जनता की प्रभुता पर आधारित है। हमारा फोर्थ पॉइंट है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य से क्या तात्पर्य है? क्योंकि यहाँ पे सभी समाजों को व्यवस्थित किया गया है, सभी धर्म संबंध में किसी भी नागरिक से किसी भी तरह का पक्षपात नहीं किया जाता। सभी को स्वतंत्रता से सभी धर्मों को अपनाने की, समाज में कहीं भी विचरण करने की छूट दी गई है। तो ये क्या है? समाजवादी राज्य है। अब देखिए, समाजवादी जो शब्द था वो हमारे पहले जो मूल संविधान है उसमें निर्मित नहीं था। समाजवादी जो शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, लोकतंत्र, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। ये जो हमारे जो शब्द जोड़े गए थे वो 22वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन, सॉरी 42वें 42 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसके द्वारा क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये शब्द हमारे संविधान में शामिल किए गए थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वही बात है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में संशोधन करके ये बात जोड़ी गई थी कि हमारा जो संविधान है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अपने आप में संपूर्ण प्रभुत्व है। कोई बाहरी शक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कोई बाहरी शक्ति हमारे शासन को संचालित नहीं कर सकती, भारत देश की शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये प्रभुत्व संपन्न है, लोकतंत्रात्मक है। लोकतंत्रात्मक कैसे है? जनता के द्वारा यहाँ पे शासकों को चुना जाता है, जनता द्वारा इलेक्टेड किया जाता है। अपने पसंदीदा जो वर्ग करने वाले शासक होते हैं उनके व्यवहार को, उनके आचरणों को या उनके कार्यों को देखकर, मैंने उनके कार्यों को देखकर, लोक कल्याणकारी कार्यों को देखकर उनको चुना जाता है। तो इस तरह से ये शासन कैसा हो गया? लोकतंत्रात्मक हो गया। गणराज्य है, जनता का राज्य है, गणराज्य है। वंशानुगत शासन नहीं है, यहाँ पे वंशानुगत की सीमा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। तो ये गणराज्य है, जनता का राज्य है। आगे 6 पॉइंट है कि कठोर व लचीला संविधान है। ये संविधान, भारतीय जो संविधान है इसमें ब्रिटेन की लचीलापन भी लिया गया है और अमेरिका का कठोरपन भी लिया गया है। तो ये भारतीय संविधान कैसा है? मिश्रित है, कठोर भी है और लचीला भी है। जहाँ हम आवश्यकता के अनुसार संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं और उसको कठोर भी बना सकते हैं कि ये नियम कायदे हैं तो ये ही लागू रहेंगे। तो ये क्या है? कठोर भी है और लचीला संविधान भी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7 की संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। अब संघात्मक कैसे है? संघात्मक शासन व्यवस्था है वो है कि हमारे छोटे छोटे जो राज्य हैं उनको एक बड़ा मिला के संघ बना दिया है। केंद्र शासित प्रदेश है ये, केंद्र के कंट्रोल है इसके ऊपर। तो एक केंद्र संघात्मक शासन व्यवस्था हो गई, संघ बना हुआ है, विभिन्न राज्यों का एक संघ बना हुआ है। तो ये क्या हो गया? संघात्मक शासन व्यवस्था। और एकात्मक है,
संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। हमारी जो शक्तियां है वो केंद्र में भी विभाजित है, राज्यों को भी अधिकार दिए गए हैं, केंद्र को भी अधिकार दिए गए हैं। लेकिन जब राज्यों में कोई बाहरी संकट आ जाता है या शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चलाई जाती, तो हमारा जो मेनली क्या होता है, केंद्र का शासन हो जाता है उसके ऊपर। तो ये एकात्मक शासन व्यवस्था भी हो गई, मेनली ये एकात्मक शासन व्यवस्था भी हो गई। संघात्मक संघ है, विभिन्न राज्यों का एक संघ है, लेकिन फिर भी क्या है, एकात्मक की व्यवस्था है। अब संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली क्या है? संसदीय शासन प्रणाली में है कि हमारा जो शासन की जो व्यवस्था है, शासन का जो रूप है वो कैसा है। वो कार्यपालिका तो हमारी क्या है, राष्ट्रपति को सौंप दी गई है, सारी कार्यपालिका राष्ट्रपति को सौंप दी गई है, बट जो उसका जो मेनली संचालन किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा और उसकी जो मंत्री परिषद है उसके द्वारा किया जाता है। तो ये क्या है, कार्यपालिका नाम मात्र की है। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वो हम आगे के जो कोई पॉइंट है उसमें देखेंगे। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। तो वो क्या है, नाम मात्र का है, यानी जो सारी शक्तियां है वो ज्यादातर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास और उसकी मंत्री परिषद के पास। वो ही क्या करता है, शासन का संचालन करता है। और नाम जो राष्ट्रपति है वो क्या, उनके जो भी अपने डिसीजन होते हैं, उनके जो उच्च न्यायालय आदि के परामर्श से जो भी डिसीजन बनाते हैं उन पे हस्ताक्षर करने का काम है। राष्ट्रपति का ये काम होता है, मेनली ये काम होता है। तो ये क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था यहाँ पे है। यहाँ पे राष्ट्रपति क्या है, एक नाम मात्र के हैं, कार्यकारी। 8वां पॉइंट है संसद, 9वां पॉइंट है लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य वही है कि यहाँ पर मेनली क्या, किस पे फोकस किया गया है? जनता के कल्याण पे। शासन का जो विस्तृत रूप है इसी कारण हुआ है, अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें हमने ग्रहण की है जो कि अच्छी है, और अपने देश की जो भी जनता है उनके ऊपर शासन करने में, उनकी भलाई करने में, उनके जो जन कल्याणकारी कार्य करने में उनको पॉसिबल करती है। तो ये सब क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य है, संज्ञा दी गई है भारत को। यहाँ पे प्रत्येक, यानी छोटे से छोटे अनुसूचित जाति से ले लो, गरीब तबके से ले लो और अमीर लोगों से लो, सभी के लिए, सभी की शिक्षित जो शिक्षा के अनुसार है, उनकी योग्यता के अनुसार, सभी के अनुसार ये क्या सूटेबल है। और उन्हीं के अनुसार उनके आरक्षण दिए गए हैं। जैसे अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया है, जो गरीब तबके के हैं या जो निचले, जो कहते हैं उसको लो पावर्टी पीपल, उनके लिए, सबके लिए संविधान सभा में अलग अलग व्यवस्था की गई है। जनता के कल्याण को देखते हुए यहाँ पे शासन किया जाता है। तो ये क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य है। आगे है संविधान की सर्वोच्चता। हमारा संविधान क्या है, सर्वोच्च है। माना जाता है कि जो संविधान है वो इस तरह से निर्मित किया गया है जिसके अंतर्गत सभी देशों की अच्छाइयों को लिया गया है, देन अपने भारत देश की श्रेष्ठता को भी शामिल किया गया है। और संविधान के जो अनुसार कायदे और नियम बने हुए हैं वो ही क्या होते हैं, सर्वोच्च होते हैं, वो ही मान्य होते हैं। उसी को अंतिम रूप दिया जाता है कि संविधान का जो कानून है, जो संविधान में लिख दिया गया है, वो ही क्या है, अंतिम है। और उसे मानने के लिए प्रत्येक नागरिक को बाध्य होना पड़ेगा। जो भी शासक उनको बाध्य होना पड़ेगा, जो शासित उनको भी बाध्य होना पड़ेगा। तो ये क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है। राजभाषा हिंदी। अब राजभाषा क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, राज्यभाषा हिंदी है। और ये जो वर्णन किया गया है 343 से लेकर 351 जो आर्टिकल है उनमें वर्णित किया गया है कि भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। हिंदी में देवनागरी लिपि में जो भी भाषा लिखी गई है अपनी हिंदी भाषा, वो ही क्या है, राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा घोषित की गई है। कौन सी भाषा, हिंदी भाषा। 12 पॉइंट है कि व्यस्क मताधिकार। संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में, संविधान के कौन से अनुच्छेद है, 12 से लेकर 35 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। पहले तो ये व्यवस्था थी कि 18 तक ही वयस्क मताधिकार होना चाहिए, 18 वर्ष की आयु, 21 वर्ष तक की जो आयु है ना उसको मत देने का अधिकार थे। बट इसमें संशोधन करके ये 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई कि 18 वर्ष से ऊपर होने पर सभी को वयस्क मताधिकार प्राप्त है। सभी को अपना शासक चुनने का अधिकार है कि किन लोगों के समूह के द्वारा अपने देश के ऊपर शासन करेंगे। तो उनको चुनने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया है वयस्क मताधिकार के अंतर्गत। तो ये वयस्क मताधिकार कौन सा है, आर्टिकल, ये भी याद रखने की बातें हैं सारी कि ये 12 से लेकर
आर्टिकल 35 तक ये, अनुच्छेद 35 तक ये वर्णित है। और आगे है 13 पॉइंट कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो ये तो मेनली कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। और संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो भी नीति निर्देशक तत्व है उन्हीं के अनुसार नीतियां बनाई गई है, एक क्रम बनाया गया है नीतियों के, इसी के अनुसार शासन किया जाएगा। तो ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व हो गए। कहाँ वर्णित है, नीति निर्देशक वर्ण है संविधान के भाग 4 में। और है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है, इससे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, उसके द्वारा जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, बाद में जोड़े गए हैं, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं और ये बाद में जोड़े गए हैं। ये कौन से पार्ट में जोड़े गए, संविधान के भाग 4 में बना के, संविधान का पार्ट 4 है और इसको वर्णित किया गया है। क्या वर्णित किया गया है, संविधान का पार्ट 4 में वर्णित किया गया है इसको, 4 पार्ट 10 कर्तव्य हैं। टोटल कर्तव्य कितने हैं, 10 कर्तव्य हैं। और किसमें है, संविधान के भाग 4 में जोड़ के, क्या जोड़ के, जोड़ के। ये तो हो गए हमारे मौलिक कर्तव्य कि हमारा क्या कर्तव्य है, जनता क्या या नागरिकों का क्या कर्तव्य है, इसका ये वर्णन करते हैं। आगे है स्वतंत्र न्यायपालिका। जो हमारी न्यायपालिका है बिल्कुल स्वतंत्र है, निष्पक्ष न्याय करने के लिए स्वतंत्र होती है न्यायपालिका। वर्तमान में शासन व्यवस्था बिगड़ी हुई है, ये सब जानते हैं। ये उसको सुधारने के लिए न्यायपालिका के जो प्रावधान किए गए बहुत ही उच्च और बहुत ही श्रेष्ठ इसमें प्रावधान रखे गए हैं। तो अगर हम स्वतंत्र न्यायपालिका के अनुसार काम करते हैं, संविधान में जो वर्णित है उसके अनुसार काम करते हैं, तो हमारी वर्तमान व्यवस्था में धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि, मैं तो ये मानती हूँ कि पुरानी जो अपनी जो वर्णित संविधान में वर्णित जो भी अनुच्छेद है उन्हीं के अनुसार हमें शासन को दोबारा से दोहराया जाना चाहिए, ताकि जो न्यायपालिका में है त्रुटियां होने लगी हैं या जनता के बीच में न्यायपालिका के बारे में जो गलत विचार आ रहे हैं वो सुधारे जाए। तो यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, किसी भी देश के या किसी भी बाहरी हस्तक्षेप में ये बाधित नहीं होती हमारी न्यायपालिका। और ये मेनली न्यायपालिका क्या है, जैसे कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, वैसे ही न्यायपालिका सर्वोच्च स्थिति पर है। इसका जो न्याय होता है वो अंतिम न्याय होता है, वो ही माना जाता है, वो ही मान्य होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्लोकन क्या होता है कि न्यायपालिका को या उस सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार होता है कि वो अपने जो आदेश दिए गए उसमें करेक्शन कर सकता है, या राष्ट्रपति के द्वारा जो उन्होंने अपने जो सलाह दी है या विचार किया है उस पर क्या कर सकता है, उस पर संशोधन कर सकता है, पुनः विचार कर सकता है या पुनः विलोकन कर सकता है। पुनः विचार करने को पुनः विलोकन कहा गया है। 17वां पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था क्या है, पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्तर पर शासन को सुधारने के लिए या शासन को बांटने के लिए, शासन में एकरूपता लाने के लिए, उसमें क्या विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब किया गया था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसमें कौन सी पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई थी। भारत में कौन सी व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जो कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अपनाई गई है। अब इसमें 18वां पॉइंट है कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का क्या मतलब है, अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत, भेदभाव, न तो धर्म के आधार पर और न ही जाति पाति के आधार पर। तो हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि हमारे किसी भी कास्ट या धर्म हो, किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। भारत में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, जो कि पहले समय में चली आ रही थी। तो संविधान निर्माण के समय इसको अंत कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध में क्या है, केंद्र में जो भी हमने विषय
आवंटित किए थे संविधान निर्माण के समय। केंद्र के तो 97 विषय थे। कितने थे? 97। राज्य के थे 47। राज्य के कितने थे? 47। 97 तो थे केंद्र के, 47 थे राज्य के, और 66 थे समवर्ती सूची में। केंद्र और राज्य दोनों उसमें करेक्शन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, या फिर अपने विचार के लिए ले सकते हैं। तो ये इनका कंट्रोल रहता है, इनके ऊपर जो ये सूचियां बनाते हैं इनका कंट्रोल रहता है। केंद्र इतने विषय हैं, 97 विषयों का कंट्रोल किसके ऊपर है? केंद्र के ऊपर है। और 47 का है राज्य के ऊपर, 66 का है समवर्ती सूची में। दोनों उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए, जो ये वर्तमान जो व्यवस्था है केंद्र राज्यों के संबंध में, अगर राज्यों में अव्यवस्था हो जाती है तो केंद्र को हक है या केंद्र को अधिकार है इस बात का कि वो अपने पास ले सकते हैं, उन सूचियों के जो भी विषय आते हैं उसको अपने पास ले सकते हैं। तो ये है केंद्र राज्य संबंध। अब वर्तमान में ये जो व्यवस्था थी, ये जो अनुसूचित सूचियों की व्यवस्था थी, वो अब बदल गई है। वर्तमान में केंद्र के पास 100 विषय आएंगे। कितने विषय आएंगे? 100 विषय। किसके पास आएंगे? केंद्र के पास। पहले कितने थे? 97 थे। पहले कितने थे? 97 थे, और अब कितने हो गए? 100 हो गए। पहले राज्यों के पास कितने विषय थे? 47 विषय थे। किसके पास? राज्यों के पास। अब कितने हो गए? 62 हो गए। राज्य के पास कितने विषय हो गए? 62 विषय हो गए। इसी तरह समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में पहले ज्यादा विषय थे, 66 विषय थे, उसको कम करके अब ये 52 ये कर दिए हैं। कितने कर दिए हैं? 52 विषय कर दिए हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मूल संविधान में कितने विषय राज्य के पास थे, कितने विषय केंद्र के पास थे। तो समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि राज्य और केंद्र के पास में शक्तियों का या सूचियों का बंटवारा कर दिया कि इन शक्तियों का राज्य के पास होगा अधिकार और इन शक्तियों का केंद्र के पास अधिकार होगा। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी है, अगर मेनली जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है? केंद्र का ही होता है। अब है मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल संविधान में मूल अधिकार 7 थे, लेकिन लेकिन क्या हुआ? संपत्ति के अधिकार को 44वें यानी 44 जो भी संशोधन हुआ था 44, उसके द्वारा हटा दिया गया है। ये संशोधन हुआ था 1978 में। 1978 में ये संशोधन हुआ था, उसके द्वारा क्या किया गया था? संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया था, मूल अधिकारों में से हटा दिया गया था, और ये मात्र एक संवैधानिक अधिकार रह गया था। मूल अधिकार की माँ बाप की पैतृक संपत्ति का बच्चों को अधिकार होना चाहिए, ऐसे जो कानून बने थे उनको हटा दिए गए। अगर बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते तो उन्हें संपत्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। तो ये मूल अधिकार से बिल्कुल हटा दिया गया है। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। कौन से संशोधन द्वारा? 44वें संशोधन द्वारा। कब हुआ था? 1978 को ये संशोधन हुआ था। तो ये थी आज की हमारी क्लास, भारतीय व्यवस्था और संविधान की व्यवस्था के बारे में।